हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। रिसेंटली हम लोगों ने आईसीएमआर जेआरएफ के टॉपर के साथ में दैट इज़ एआईआर 1 के साथ में इंटरव्यू कंडक्ट किया है और इस इंटरव्यू में काफ़ी सारे ऐसे इनसाइट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इन स्ट्रैटेजीज़ को अपनी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करें। मैम स्कूल में ग्रेजुएशन तक मेरा कभी भी अच्छा मार्क नहीं रहता था, कुछ भी मतलब एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज बोल सकते हैं, ऐसा ही मार्क। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर चिराग के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटरव्यू से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि चिराग ने ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स आप सुनते हैं जानते हैं अपने फील्ड में उन सारे ही एग्जाम्स को क्लियर किया है। नॉट जस्ट क्लियर किया है बट उसमें टॉप भी किया है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बहुत अच्छे रैंक भी हासिल किए हैं। अपनी यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। एट द सेम टाइम डीएसटी इंस्पायर फेलो हैं। तो इस इंटरव्यू में आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी क्वेरीज जो आपके दिमाग में रहती हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, दीज एग्जाम्स आपकी वो क्लियर हो जाएंगी व्हाइल वी आर टॉकिंग विद चिराग। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं तो लेट्स मेक श्योर कि आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड वील ट्राई कि हम उसको किसी और पर्टिकुलर वीडियो में फिर से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर आई ट्राई टू टॉक टू इंटरेक्ट विद चिराग एंड उसके बाद में फिर मैं आपको उनके आंसर्स दे पाऊंगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं डायरेक्टली चिराग से। वेलकम चिराग, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। हेलो मैम, गुड इवनिंग। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Okay, amazing. So, like we are very happy to have you here. Chirag, first of all, many congratulations, beta. You have qualified like many exams, and not just you have qualified, आपने टॉप किया है ICMR एग्जामिनेशन में और थ्रू आउट आपका बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द बैकग्राउंड कि आप हमेशा से इतने ही अमेजिंग या हमेशा से ऐसा ही आपका परफॉर्मेंस रहा है स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कैसा था? थोड़ा आप शुरू करो बताना अपने बारे में। मैम स्कूल में ग्रेजुएशन तक मेरा कभी भी अच्छा मार्क नहीं रहता था, कुछ भी मतलब एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज बोल सकते हैं, ऐसा ही मार्क रहता था। लेकिन मास्टर के बाद थोड़ा सीरियसनेस आया, फिर लगा कि नहीं अभी थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ही मेन चीज होता है ना जो मास्टर्स में पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन तक बहुत ही घूम लिया, बहुत मजे कर लिए, अभी करियर बनाना था, इसलिए मास्टर्स अच्छे से पढ़ा बिल्कुल। और लेकिन ये बात था कि ग्रेजुएशन के समय भी नेट क्या है पता था, उसके बारे में पता था, सारे फेलोशिप एग्जाम्स के बारे में पता था, और वो एक प्लान वही से ही था कि हाँ मुझे मास्टर्स करना है, मास्टर्स में पहले दिन से ही अच्छे से पढ़ना है ताकि वो मुझे हेल्प कर सके नेट के प्रिपरेशन में और बाकी सारे एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो इसी वजह से मैंने मास्टर के बाद थोड़ा चेंज हुआ था मेरा, मार्क्स उठने लगे, सारे अच्छे होने लगा। ओके, गॉट इट, परफेक्ट। तो सेकेंड थिंग इज, जैसे कि मैंने बोला कि आपके बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग तो यही कि कैसा लाइक आपका एकेडमिक्स था। नाउ कहाँ से अपना आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स परसू किया है, वो भी उसके बारे में बताओ, एंड व्हाट ऑल एग्जाम्स हैव यू क्वालिफाइड, तो उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। Okay, ma'am. So I completed my graduation in zoology from SCS Autonomous College, which is here in Puri. And then I moved to Cuttack for my master's in biotechnology, which I completed in 2021 from Revenue University. Apart from that, I have cleared CSIR NET JRF with All India rank 90, ICMR JRF with All India rank 1, GATE BT, GATE Excel, JG Bills, and I do possess DST Inspire Fellowship Provisional Letter. परफेक्ट, अमेजिंग। सो काफ़ी लंबी लिस्ट है आपके, आई थिंक जो भी एकेडमिक या जो भी आपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है उसकी, आई एम श्योर कि काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो में। बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स उनके क्लियर होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने आईसीएमआर एग्जामिनेशन में टॉप किया है तो हम वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू लाइक, what was your strategy for ICMR exam specifically? Because अभी 2 दिन में एग्जाम भी है आपका ICMR का, तो बच्चे काफी ज्यादा आई एम श्योर कि आप would want to know. I remember there was a gap of 5 days between CSIR NET and ICMR exam in the year 2022, and I prepared for ICMR only for the 5 days only.
आईसीएमआर एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है वो अगर आप देखें तो वो स्कूल लेवल का ही आता है, वही मीन मीडियन मोड, वही स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो उसको अगर आप पढ़ने बैठे तो भी 2 दिन बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। और बाकी जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है वो सारे बच्चों को लगभग आ ही जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होता है और आप पहले से पता लगा सकते हो। जैसे कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन सा, आरएनए वायरस कौन सा होता है, एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऐसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन सारे बच्चों को लगभग आता है। आईसीएमआर में जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो है साइंटिफिक फेनोमेना और जनरल नॉलेज वाला पार्ट। तो जिस मैं जब भी कोई एग्जाम देता हूँ आके अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, चाहे वो समझे नहीं समझे, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि उससे मुझे भी सोचने का टाइम मिल जाता है। तो ऐसे मैं बोल रहा था कि हाँ ऐसे जनरल साइंटिफिक फेनोमेनन में आया था कि आइस क्यूब्स को रब करने से वो क्यों जुड़ जाता है, अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करके एक कॉर्नर से मेजर करो तो फिर रूम के टेम्परेचर का क्या होगा, और विनेगर का केमिकल नेम क्या था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो एक चीज नोटिस करो, जो भी क्वेश्चन तुम बता रहे हो वो सब घर के अंदर या फिर आसपास की चीजें हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ आईसीएमआर सिर्फ आपके क्यूरियोसिटी को टेस्ट करता है, जैसे सीएसआईआर एग्जाम उनको एक होलिस्टिक नॉलेज चाहिए, मतलब आपको प्लांट फिजियोलॉजी आना चाहिए, आपको एनिमल फिजियोलॉजी आना चाहिए, आपको इम्यूनोलॉजी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। लेकिन आईसीएमआर में ऐसा नहीं, आईसीएमआर में वो ऐसी चीजें पूछते हैं जो आपके सराउंडिंग में हो, अगर आप थोड़ा अवेयर रहे तो वो हो जाएगा। इसलिए ऐसा था कि मेरे प्रिपरेशन वो 5 दिन में मैंने सिर्फ जो भी यूट्यूबर्स थे उनके बाद जो भी क्रैश कोर्स था बायोस्टैटिस्टिक्स का वो 1 दिन 2 दिन में खत्म कर लिया, और आपके और बाकी सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिया था उसमें से कुछ टॉपिक्स को चूज करके उसको पढ़ लिया। बाकी का मेन प्रिपरेशन वो साल भर चलता है। मतलब अगर मुझे बताना हो किसी बच्चे को अभी जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं उसे यही बोलूंगा कि एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और रोज आपके सराउंडिंग में आप जो भी देख रहे हैं, मतलब कुछ उससे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर लाइट बल्ब देखा तो हाँ लाइट बल्ब की इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, स्काई को देखा तो स्काई ब्लू क्यों है, इतने सारे शेड्स क्यों बनते हैं स्काई का, और ऐसे ही मतलब। और एक आईसीएमआर में 2 क्वेश्चंस मतलब हर साल आता है, पिछले साल नहीं आया था, वो है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स का। तो वो क्वेश्चन भी वो लोग सिर्फ उसी से पूछते हैं जो कि आपके सराउंडिंग में हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि अगर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो वो ऐसे कुछ नहीं पूछेंगे जो आपने कभी नहीं सुना, ऐसा ही चीजें पूछते हैं जो कि आइदर आपके डेली लाइफ में यूज होता है या फिर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दो, जैसे आप बोलेंगे हाँ एक बार सोनार पूछा था, सोनार तो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन सोनार हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी तरफ से उन्होंने सुना ही होगा, इसलिए वो आया था। तो वैसे ही आप एक काम कीजिए, जब वो नोटबुक मेंटेन करना करिएगा उसी के साथ साथ वो इक्विपमेंट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर पानी का मीटर देखा तो हाँ ये फ्लो कैसे मेजर होता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है पानी के मीटर में, पानी के फ्लो का, तो आपको पता चल जाएगा हाँ वेंचुरी मीटर हो गया। इससे क्या होता है आपको रटना कम पड़ेगा। और बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के पहले 1 महीने पहले बैठ के सारे लिस्ट बनाते हैं, फिर बैठ के वो रटते हैं। इससे ये प्रॉब्लम होता है कि जब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 100-200 कहाँ किसी को याद रहेगा। हाँ कुछ बच्चे हैं उनका मेमोरी अच्छा है, लेकिन सारे बच्चों का नहीं होता, और वहीं पे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में भी सेम है, क्योंकि वो सिर्फ वही इम्पोर्टेंट डेट्स पूछेंगे जो कि साल भर पिछले 1 साल में हुआ हो या फिर बहुत ही कुछ ना कुछ रिलेटेड हो। जैसे कि अभी इस साल के लिए जैसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे गया, तो टाइम स्क्वायर में आपने देखा होगा सारे फॉरेनर्स बैठ के योगा कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वो शायद आ सकता है कि योगा डे कब है। डॉक्टर्स डे अभी गया था, बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा था कि ट्विटर पे सारे हैप्पी डॉक्टर्स डे लिख रहे थे, तो वो भी आ सकता है। ऐसे ही आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सा है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको एक दिन भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी आईसीएमआर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ क्यूरियोसिटी टेस्ट करते हैं, वो आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे। और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो आराम से हो ही जाएगा।
Amazing. So, first thing I would want to say कि I can clearly see here कि why you have topped this examination. आपने क्यों इस examination में first rank लेकर आए हो, कैसे लेकर आए हो, बहुत clearly दिख रहा है, and I'm sure कि बच्चों को बहुत अच्छा खासा perspective इससे मिलेगा. Most of the students जो गलती करते हैं वो मैं आपके साथ में देख पा रही हूँ कि you have not done that mistake 100%. कि एक चीज़ उसको रटाफिकेशन या लास्ट मोमेंट पे उसको देखना कि जैसे हम बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ चीज़ों को, क्योंकि वो इवन इफ यू ट्राई, इवन इफ यू रीड इट 10 टाइम्स, उसमें से आप देयर इज 100% चांस कि आप जब आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे यू विल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप उसमें यहाँ पर हाँ गड़बड़ कर दोगे. लेकिन जो आपका तरीका है, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि इफ़ यू आर कीपिंग अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस और आप खुद से एनालाइज कर रहे हो, खुद से उन चीज़ों को क्यूरियोसिटी रख के कर रहे हो, तो कभी नहीं भूलने वाले हो 100%. सो दिस इज एन अमेजिंग वे ऑफ डूइंग द प्रेपरेशन ऑफ आईसी में एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली. और पार्ट बी, जैसे कि हम सबको पता है लाइफ साइंसेज होता है, तो आई एम श्योर कि उसमें तो दिक्कत नहीं हुआ होगा. CSIR से वो चीज़ आपका सिलेबस पूरा ओवरलैप करता है वहाँ पर, तो सो दैट वेज तो हाँ बिल्कुल मतलब वहाँ पे क्लैरिटी होगा. CSIR ही तो मेन है ना, उसी को बेस बना के बाकी सारे बिल्कुल. एग्जाम्स को अप्लाई करना है. वो अगर क्लियर हो तो फिर बाकी सारे एग्जाम्स हो ही जाएगा. बाकी सारे एग्जाम्स में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन मेन अगर CSI का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा. ओके. तो इस लास्ट मोमेंट पे इज देयर एनीथिंग यू वुड वांट टू, हालांकि आई एम श्योर कि एक दिन या 2 दिन में ऐसा कुछ नहीं है जो एकदम से अब रातों रात चीज़ों को बदल दे, बट एनीथिंग यू वुड वांट टू एडवाइस टू स्टूडेंट्स की, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो पढ़ना चाहिए उनको. अभी 2 दिन है, तो 2 दिन में बच्चे आराम से, अगर कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर भी कोई भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये एग्जाम कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान सा एग्जाम है. लेकिन एक चीज है कि आपको ना एक बैठकर, शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि कौन सा पॉसिबल क्वेश्चन है, कहाँ से टॉपिक बन सकता है. और अभी 2 दिन में आप तो नोटबुक, जैसे मैंने बोला कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो एक ही काम कर सकते हैं, एक वो जो लिस्ट होता है नेट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कहीं से भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से भी आपको मिल जाएगा. वो जो लिस्ट होता है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का, इंपोर्टेंट डेट्स का, या फिर जो भी साइंटिफिक फेनोमेनन है, जो भी सजेस्ट करते हैं, आप सजेस्ट करते हैं बुक्स, या फिर बाकी टीचर सजेस्ट करते हैं बुक्स फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो कीजिए. एक लिस्ट मेंटेन कीजिए, सारे लिस्ट, उसमें से देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने बोला कि अभी इंटरनेशनल योगा डे इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही बैठकर सोचिए कि एक साल के अंदर कौन कौन से डेट्स बहुत हाईलाइट हुई हैं, या फिर कौन से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सराउंडिंग में यूज हो रहे हैं, उसको टिक कीजिए. ज्यादा नहीं, 10 से 20 को टिक कीजिए, उसको पढ़िए. एक दिन स्टैटिस्टिक्स को दीजिए, स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. तो क्योंकि वो तो परमानेंट है, वो फिक्स ही है, वो आना ही आना है, और मार्क्स देके ही जाएगा. क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया, तो अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद है तो फिर वो बहुत हो गया, आप सॉल्व कर लेंगे. वो बहुत ही आसान क्वेश्चन. वो सारे फॉर्मूलाज को एक बार एक नोटबुक लीजिए, बैठकर लिखिए, खुद से लिखिए सारे फॉर्मूलाज को कि हाँ ये इसका फॉर्मूला है, ताकि कोई गलती ना हो. वो एक दिन, दूसरे दिन, लास्ट डे जो भी है उस दिन बाकी इंपोर्टेंट डेज तो साइंटिफिक फेनोमेनन को दीजिए. इंपोर्टेंट्स को टिक कीजिए, ज्यादा नहीं, 10 से 15 को, उतने को ही याद करके जाइए. क्योंकि एक क्वेश्चन ही आएगा साइंटिफिक फेनोमेनन, नहीं साइंटिफिक फेनोमेनन से तो बहुत ज्यादा आता है, 5-6 आता है, लेकिन जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स हो गया, फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गया, वो एक ही क्वेश्चन आएगा. और पिछले साल तो वो आया भी नहीं था, और मैंने पढ़ के भी नहीं गया था, क्योंकि मुझे कुछ इंपोर्टेंट नहीं मिला. तो अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट नहीं मिल रहा है, या फिर लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन सबसे मेन चीज है कि बायोलॉजी का भी आपको सिलेक्शन खुद ही बनाना पड़ेगा. जैसे कि मैं बोल रहा था कि ICMR का एग्जाम है, तो वो जरूर ही पूछेंगे वायरसेस के बारे में. SARS-CoV-2 हो गया, या फिर कोई भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसका मैकेनिज्म एक्शन, वो सब एक लिस्ट बनाइए. इंपोर्टेंट जो भी सब होता है, इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस को, उन सब का लिस्ट बनाकर याद रखने की कोशिश की. या फिर कुछ ऐसा वायरस जिसका जीनोम कुछ डिफरेंट हो, सर्कुलर DNA हो, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, वो सब याद रखने की कोशिश कीजिए इन 2 दिनों में. और बाकी आराम से रहिए, चिल कीजिए, कोई चिंता नहीं. अगर नहीं भी हुआ ऐसा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लाइफ उससे. और वैसे भी अगर ICMR का एक प्रॉब्लम है ना कि आपको बायोमेडिकल साइंस में ही रिसर्च करना है. Yes, तो yes. अगर कोई बच्चा
बॉटनी में रिसर्च करना चाहता है लेकिन जिसको बॉटनी को ह्यूमन के साथ मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट को ह्यूमंस के साथ बायोमेडिकल साइंस बोल सकते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया के साथ काम कर रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, वो बोल सकता है कि हाँ इससे फ्यूचर में एंटीबायोटिक्स बनेगा। कोई भी मेडिकल प्लान के कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहा है तो हाँ इससे ह्यूमंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप प्योर बॉटनी से तो फिर मत प्रिपेयर कीजिए, वैसे ही अगर आप देना चाहते हो तो दे दीजिए। और अगर आप जूलॉजी के बैकग्राउंड से या फिर चाहते हैं कि कुछ कैंसर हो गया ऐसे कुछ टॉपिक्स, तो फिर वो भी थोड़ा सा देख के चाहिए और हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो फिर बाकी बहुत सारे फेलोशिप एग्जाम्स है, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा हमेशा। करेक्ट। सो लाइक अगेन सेम चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को भी फिलहाल के लिए बता ही रही थी कि माइक्रोबायोलॉजी WHO की वेबसाइट देख लो, उनका ट्विटर हैंडल देख लो, क्योंकि वहाँ पे हाँ अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो तो डालेंगे ही हाँ, पक्का से। आईसीएमआर वाले वही से ही देखते हैं। एग्जैक्टली आईसीएमआर वाले क्वेश्चन बनाने से पहले वही से ही देखेंगे वही से क्योंकि और देखेंगे। कुछ तो है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो आई हैव जस्ट गिवन दो सोर्सेज कि भाई वो चीज़ें जरूर देख कर जाओ। आई एम श्योर कि वहाँ से क्वेश्चंस हाँ मिलेंगे ही मैम। मिलेंगे पक्का। ओके, सो आई थिंक काफ़ी डिटेल में तुमने चीज़ों को बताया है एंड आई एम श्योर कि बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। बाकी अगर हम बात करें गेट एग्जामिनेशन, आपने एक्सेल बीटी दोनों ही क्रैक किए हैं, तो इज देयर हाँ मैम। एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर गेट? क्योंकि अभी मैं CSIR पे आने वाली हूँ, तो CSIR के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड वांट टू नो कि कुछ डिफरेंट जो आपने CSIR से अलग कुछ किया हो अगर गेट के लिए, तो वो आप अभी यहाँ पे बता हाँ मैम, सकते हैं। एक चीज है कि गेट अपेयर करने से पहले खुद को जज कीजिए कि आप बायोलॉजी में अच्छे हैं या फिर केमिस्ट्री में। दोनों देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बायोलॉजी नहीं मैथमेटिक्स में अच्छे हैं या फिर केमिस्ट्री में, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो बीटी दीजिए, क्योंकि वो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिखता बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ अगर आप फॉर्मूला भी जानते हो आंसर निकल जाएगा। और अगर आंसर भी नहीं निकलता तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है उसके लगभग सारे का आंसर इधर 0 होता है या फिर 1 होता है, तो उससे भी आपको बोनस मार्क मिल ही जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मैथ्स में कंफर्टेबल है या फिर केमिस्ट्री में। क्योंकि मैंने बीटी पिछले शायद 2021 में दिया था, लेकिन एक्सेल 2022 में दिया था, वो सिर्फ ये सोच के कि हाँ मेरे दोस्तों का एक्सेल में ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो मेरा भी आ जाएगा, उसी चक्कर में मैंने दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर पता लगा नहीं मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है, क्योंकि अगर आपका केमिस्ट्री वीक है वो मेजर सेक्शन है एक्सेल एक्सेल के का, लिए राइट। तो उसको मत दीजिए। अगर मैथ्स में या थोड़ा भी बच्चों को लगता है कि हाँ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है और बाकी सारी चीजें हैं, वो नहीं होगा, वो डिफिकल्ट है, थोड़ा इसलिए लगभग बच्चे बीटी नहीं देते। लेकिन राइट। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी जो भी क्वेश्चंस आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। वो फॉर्मूला आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी एक किताब लीजिए बायोटेक्नोलॉजी का, उसको खोलिए आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप खुद को पहले जज कीजिए कि मुझे केमिस्ट्री करना है या फिर मैथमेटिक्स। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर एक्सेल की तरफ जाइए। बाकी जो भी उसमें बायोलॉजी आता है वो सारा सेम ही है CSIR का। अगर आपने CSIR का सिलेबस जितना बड़ा है सारे एग्जाम्स को कवर करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप सारे बच्चे अगर CSIR को बेसिस बनाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे और साइड में जो भी फेलोशिप दीजिएगा आराम से निकल जाएगा। परफेक्ट। हैंग हुआ था, अभी ठीक है, अभी ठीक है, परफेक्ट, डन है, अभी ठीक है, अभी ठीक चल रहा है। मतलब सुनाई नहीं दे, फिर से नहीं रिपीट नहीं कर। नहीं नहीं, अभी ठीक, अब हो गया था, एंड हो गया था, एंड में जरा सा हैंग हुआ था, बट बाद तुम्हारा पॉइंट कंप्लीट हो गया था। चलो ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज आई थिंक, हाँ ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज CSIR एग्जामिनेशन। आई वुड वांट टू नो अबाउट दी सोर्सेज। आपने कहाँ से, लाइक कौन से सोर्सेज को फॉलो किया है? इधर बुक्स हो, आपके कॉलेज नोट्स हो, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई लाइक यूट्यूब हो, व्हाटसोएवर यू हैव रेफर्ड टू, आप उसको बता सकते हो यहाँ पर। यस। मुझे कोई भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो स्टैंडर्ड बुक्स तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी कोई भी बुक नहीं पढ़ता। थोड़ा वियर्ड लगेगा लेकिन सच है कि मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा। मुझे याद है मैं एक इंटरव्यू दे रहा था IIT दिल्ली में प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए, तो वहां पे पहला क्वेश्चन ही उनका वो था कि मास्टर्स में तुमने कौन कौन से स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी है।
मैंने कहा मैंने कोई भी नहीं पढ़ी। फिर वो बोले कि हाँ तुमने नहीं पढ़ा? तो फिर वो चुप रहे। फिर जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, इंटरव्यू अच्छा गया, फिर बोल रहे थे लेकिन तुमने पढ़ा क्यों नहीं? तुम्हें डर लगता है क्या मोटी किताबों से? मैंने कहा नहीं सर, लेकिन अच्छा नहीं लगता। फिर उन्होंने कहा हाँ तुम तो मोटी मोटी किताबें लिखोगे, फिर पढ़ोगे क्यों? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़े, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में होता है और सारे क्वेश्चंस वही से ही बनता है। वो उनके वो जो साइंटिस्ट है वो भी स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़कर ही क्वेश्चंस बनाते हैं, वो कुछ अलग तो उनको नहीं पता ना। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि जब मैं ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम मास्टर्स अगस्त के महीने में, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे हॉस्टल नहीं मिला। तो मुझे रोज 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था, तो घर आते आते 9:30 10 हो जाता था। तो सुबह 4 बजे उठना होता था, तो उसी समय में सिर्फ 30 मिनट्स ही मेरे पास होता था। उस समय में कहाँ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ूं, कहाँ नोट बनाऊं। इसलिए मैं क्या करता था, जो भी टीचर्स पढ़ाते थे, और फॉर्चुनेटली हमारे यूनिवर्सिटी में काफी अच्छे से टीचर्स पढ़ाते थे, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। तो मैं वही नोट्स जो भी क्लास में बनाता था, वही आके एक बार रिवाइज करता था। टीचर्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो ले आता था, खुद आके एक बार देख लेता था। देखने के बाद एक बार अगर टाइम मिलता था तो उसको खुद लिख लेता था, अगर कोई पॉइंट छूट गया। ऐसे ही मैंने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का जो भी हमारा यूनिवर्सिटी का कोर्स था, सिलेबस था, सीएसआई नेट के साथ 70 to 80% सेम था, और बाकी जो 30% अलग था, वो टॉपिक्स को मैंने सिलेक्ट किया, यूट्यूब में एक बार टाइप कर दिया, बहुत सारे वीडियोस आए, आपके भी वीडियोस आए, और मैंने फिर वो पढ़ने लगा कि हाँ ये वाले टॉपिक्स मैंने नहीं लिखा, ये वाले लिख देता। और इससे दिन में सिर्फ 30 मिनट या फिर 1 आवर देता था, और उसी में मेरा निकल गया एलएस 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स का एग्जाम था ज्वाइन करने के बाद। उसी में मेरा एलएस निकल गया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। ऐसे ही मैंने वो नोट को फिर एक्सपेंड किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही करते करते बहुत सारे नोट्स हो गए, और फिर निकल गया सीएसआई नेट। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक अगेन मैं बोलूँगी कि ये भी बच्चों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग, और मैं बोलूँगी एक नया, एक रिफ्रेशिंग थोड़ा सा साइड होगा प्रेपरेशन का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रेपरेशन जब बच्चे कर रहे होते हैं तो उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा डराती है कि स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ेंगे तो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और आई थिंक आप सामने बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चे ये सुनने के बाद मुझे लगता है बहुत बच्चों को एक साइड ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट मैं ये भी बोलूँगी कि क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते थे वो जिस तरीके से आपको पढ़ाते थे, यू वर हाँ एक उस वो एक बहुत मुझे लगता है एक अमेजिंग चीज़ थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइक एवरी यूनिवर्सिटी एंड एवरी सिचुएशन में ये चीज़ फिट इन होगी कि नहीं। तो स्टैंडर्ड बुक्स का रोल अपनी जगह स्टैंडर्ड बुक। रहेगा। बट येस, हाँ मैं मतलब अगेन नोट्स आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स से ही, नोट्स आते हैं रिसर्च पेपर से ही और इसी सब चीज़ों से। तो जो भी जिसको भी अच्छा सोर्स लगता है प्रेपरेशन का, उसको रेफर कर सकते हैं। आई थिंक उसको बस एक ही चीज़ को अपने और को एक चीज मतलब रेफर और करते एक हुए चीज भी करना है है। हाँ, कि जब इंटरव्यूज होता है, हाँ, तो वो स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर ट्रू, जैसे स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हो गया या फिर कुछ ऐसे ही प्रोसेस हो गया, वो पूछते हैं कि हाँ ये कैसे निकला था। स्टैंडर्ड बुक्स में एक नोट होता है कि वो डिस्कवर कैसे हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहिए। और स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स आप पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, अगर इंटरव्यू देना है तो फिर आपको थोड़े बहुत तो देखना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब उसको मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसको सब कुछ मत सोचिए कि हाँ मेरा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं हो रहा, तो डीमोटिवेट मत होइए। और एक चीज कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए या ना पढ़िए, मास्टर्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो जो मास्टर्स में जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसको भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, एग्जैक्टली, फिर आसान हो जाएगा सारे एग्जाम्स क्लियर निकालने में। ट्रू, ट्रू, 100% ट्रू। आई थिंक टेज इन ज़ाइगर में आई हैव शोन मेनी टाइम्स टू माय स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट वर्डिंग्स, मतलब वर्ड टू वर्ड सेम हम्म स्टेटमेंट क्वेश्चंस में प्रेजेंट होते हैं उस बुक से, प्लांट फिजियोलॉजी के। तो ऐसे ही सिमिलरली बाकी चीज़ों हाँ में भी मैम। होते हैं, मिलते हैं हमको।
ओके, सो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी बच्चे, वो है डीएसटी इंस्पायर जो फेलोशिप है जो कि आप हो लाइक फेलो हो आप, तो उसके बारे में बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ आंसर लाइक क्लैरिटी नहीं है बच्चों को उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि आप बताओ उन लोगों को। टीएस टीम्स पर ना सबसे आसान और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पहली चीज ये है कि उनका फेलोशिप बहुत ही ज्यादा है और बच्चे इतना एक्टिवेट नहीं करते। बच्चे सिर्फ सीएसआई नेट के पीछे ही भागते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डीएसटी इंस्पायर सिर्फ 2 तरह के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए, सिर्फ फेलोशिप लेवल, स्कॉलरशिप लेवल के लिए नहीं। अ, अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में आपको टॉपर होना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज में नहीं हो सकता, आपको यूनिवर्सिटी में पूरा टॉपर बनना पड़ेगा। या फिर आप अगर पहले फेलो डीएसटी का इंस्पायर का जो +2 ग्रेजुएशन टाइम में एक स्कॉलरशिप निकल रहा है, अगर वो आपने पाया है और उसके बाद मास्टर्स में 70% या फिर 72 कुछ है, शायद 70% ही है, परसेंट आपका है, तो भी आपको मिल सकता है। और एक चीज है कि उसमें सिर्फ आपको एक राइट अप देना पड़ता है, एक राइट अप सबमिट करना पड़ता है, उससे ही आपको प्रोविजनल लेटर मिलता है। प्रोविजनल लेटर लेके आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपको अपने गाइड का सीवी और एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है, ताकि वो चेक करे कि हाँ, ये जो रिसर्च प्रपोजल दिया है आपने, वो आपके इंस्टीट्यूट में पॉसिबल है कि नहीं, आपके गाइड के अंडर पॉसिबल है कि नहीं। और अगर वो पॉसिबल होता है, फिर आपको आपका फंडिंग मिल जाता है। वो भी सेम ही है सीएसआई की तरह। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको पहले टॉपर बनना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में। वही तो मैं बोल रहा था ना कि अगर आप मास्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर आप टॉपर भी बन जाएगा, और अगर आप टॉपर बन गए तो फिर इंस्पायर भी होगा, फिर नेट भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इंस्पायर हर जगह पे नहीं लेते, मतलब इतना इंटरव्यू कॉल नहीं आता, क्योंकि उसमें जो सेकंड राउंड होता है वो उसमें आपका सिलेक्शन हो ना हो। और फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो रोटेशन भी होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको एक प्रपोजल देना पड़ेगा और उसी के ऊपर ही काम करना पड़ता है। वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर इंस्पायर है आपके पास तो हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल कॉल तो आ ही जाएगा, और कॉल आ गया तो फिर आपने अगर इंटरव्यू क्लियर किया तो फिर आपको पीएचडी पोजीशन भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो होना चाहिए एंड देन उसके बाद में सीएसआईआर भी निकालो बिकॉज सीएसआईआर इज मोस्टली सभी जगह पे वैलिड है, तो वो एक अच्छी हाँ, बात है सीएसआईआर की। और इंस्पायर से आपको कॉल आने के लिए आपका सीवी में एक बहुत ही एक अमेजिंग आपका डायमेंशन ऐड हो जाता है, तो वो लाइक बहुत बैलेंसिंग और चीजें एक हो चीज है जाती है कि दोनों। सारे बच्चों को मेरी तरफ से ये एडवाइस होगा कि आप एटलीस्ट 2 फेलोशिप्स क्लियर कीजिए पीएचडी ज्वाइन करने से पहले। क्योंकि अगर मतलब ऐसा होता है ना कि हमेशा अच्छा गाइड नहीं मिलता, कभी-कभार कुछ आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपको लगा कि नहीं ये टॉपिक अच्छा नहीं है, या फिर ये गाइड अच्छा नहीं है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर आप दूसरे इंस्टीट्यूट जाना चाहोगे तो अगर ट्रांसफर कराना है तो सीएसआईआर वाले बहुत ही परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और ट्रांसफर के लिए आपके पास कुछ वैलिड रीज़न भी होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, मेरा गाइड अच्छा नहीं है, मुझे ये टॉपिक अच्छा नहीं लगा। वो नहीं सुनेंगे, आपका फेलोशिप ही टर्मिनेट कर देंगे। राइट। इसलिए अगर आप 2 फेलोशिप हो तो फिर आप चाहे तो फिर एक ऑप्शन रहता है आपके पास कि हाँ, यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो दूसरे इंस्टीट्यूट ही चला जाऊँगा। ट्रू। और उसमें फिर ये भी होता है कि लाइक इतना टाइम भी आप एक जगह जितना टाइम आप यूज कर चुके हैं, क्योंकि वहां तो 5 इयर्स का आपका लिमिटेड स्पैन है, उतना ही मिलना है आपको। अब आप कहीं भी हुँ, तो 4 जगह बदल बदल के करोगे तो दैट इज नॉट लाइक गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस। हाँ, तो वो 100 और वो अल्टीमेटली आपके सीवी को भी अल्टीमेटली मतलब परेशान करता ही है। हाँ, तो इट्स बेटर या इस बहुत अच्छी एडवाइस है, आई वुड लाइक टू से कि होना चाहिए 2 फेलोशिप, चाहे सीएसआईआर 2 बार क्लियर कर लो, चाहे सीएसआईआर डीबीटी क्लियर कर लो, कोई भी एग्जामिनेशन, बट यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 2 फेलोशिप्स विद यू। और 2 साल के स्पैन का आपको मिलता ही है टाइम, तो उसमें आप एक्टिवेट उनको करवा सकते हो। परफेक्ट। ओके चिराग, आई थिंक हमने काफ़ी सारी एकेडमिक बातें कर ली हैं, तो जनरल कुछ आपसे बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट आर योर हॉबीज, मतलब आप अपने डेली रूटीन में आउट ऑफ एकेडमिक्स, आउट ऑफ योर प्रिपरेशन, लाइक प्रिपरेशन के अलावा जो टाइम है उसमें क्या कर रहे होते हो, या अपने जो लाइक लेजर टाइम में क्या एग्जैक्टली करना पसंद करते हो? मुझे माइक्रोस्कोपी अच्छा लगता है और एस्ट्रोनॉमी भी अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ पढ़ने को नहीं है, और वैसे भी मैं दिन भर नहीं पढ़ता, मेरा पढ़ने का शेड्यूल थोड़ा अलग है। मैं दिन भर घूमता रहता हूँ, रात
के 12 बजे से 2 बजे या 3 बजे रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। अगर मतलब अगर कुछ एग्जाम हो तो भी, अगर नहीं हो तो फिर मैथ्स करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करता हूँ या फिर कुछ भी। अ, बाकी जो दिन भर का टाइम अगर उसमें से कुछ निकला तो फिर मेरे पास एक टेलीस्कोप है, जाके पिक्स क्लिक करता हूँ एस्ट्रो जो भी प्लैनेट्स का, स्टार्स का जो भी। या फिर एक माइक्रोस्कोप भी है और मेरे इंस्टाग्राम में एक पेज भी है, सारे वहाँ पे सारे पेजेस, वहाँ पे सारे पिक्चर्स में अपलोड करता हूँ। और बाकी जो भी कॉम्पिटिशन्स होता है जैसे नाइकॉन स्मॉल वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, वो वहाँ सब भी अप्लाई करता हूँ। Oh इसलिए wow, उसी में ही मेरा चला जाता है, amazing. माइक्रोस्कोपी और एस्ट्रोनॉमी में। Amazing. मतलब you have specifically very peculiar hobbies and amazing interests, मेरे I would say. कुछ पिक्स भी मेरे पब्लिश हुए थे कुछ साइंस मैगजीन्स में। Oh, nice. तो वैसे ही उसी में ही Nice, टाइम चला nice. जाता है, क्योंकि अगर आप अ, एक बार अगर आप चले जाओ, अगर देखना कि हाँ आज मुझे क्लियर पिक्चर लेना है जुपिटर का या फिर सैटर्न का, True. तो बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लाइट, इसमें ही मेरा लगभग हर शाम वही उसी में ही निकल जाता है। True. I understand you because photography का बहुत ही basic sort of ये है like but I do have interest in photography but yes I understand कि जब आप when you have a keen interest in this particular this thing तो उसमें फिर आपको जब तक वो perfect चीज़ नहीं मिल जाती है तब तक you keep on taking shot, you keep on like उसको मन करता है आपको और क्लियर इमेज और परफेक्ट हमें उसका हर एक डायमेंशन से हमें चीजें मिल पाए। आई अंडरस्टैंड दैट। और फिर ये भी है ना कि आप जितने ज्यादा टाइम देंगे, जितने ज्यादा पिक्चर्स लेंगे, अगर मतलब अभी आप मून का ले रहे हैं, आपने 10 पिक्चर्स लिया फिर 20 पिक्चर्स लिया, उसको जब आप एक साथ स्टिच करेंगे तो फिर ज्यादा क्लैरिटी में आएगा। ट्रू। तो ऐसे हॉबीज रखने से वही अच्छा होता है कि आपका टाइम बहुत चला जाता है, इसलिए पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है बिकॉज अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ ऐसे हॉबीज भी मेंटेन कर पा रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता बट बिकॉज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल पीस एज वेल एज अ पर्सन। अगर आपके इंटरेस्ट भी आप उनको कहीं ना कहीं चीज़ें कर पाते हो वो सारी चीज़ें तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन कि हाँ ठीक है मतलब बहुत सुकून मिलता है ये सब चीज़ें करने में। और एट द सेम टाइम अपने करियर वाइज यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट and we wish you all the best Chirag and I hope you will keep doing the amazing work as you are doing as of now as well. आपके जो future endeavors हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत good wishes हैं and I'm sure कि तुम बहुत अच्छा कुछ अपने future में करने वाले हो which we all are going to be proud of. So many best wishes. Thank you for talking to us. Thank you for sharing all the things in such detailed manner with the students. I am sure कि ये बहुत help करेगा बच्चों को and thank you so much for joining with us, Vijay. थैंक यू मैम।